Good afternoon, all. I am Neeraj Sharma, Assistant Professor at IIMT College Law. Today, we discuss the preamble of the Constitution. Basically, preamble is the part of the Constitution or not? It is the most important question. Supreme Court decided by the case laws. It is the part of the Constitution. First of all, we discuss the preamble. We, the people of India, having Solomoni resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of the status, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Basically, अगर हम प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो प्रेम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है इट इज द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमारी जो कंट्री होगी हमारी जो जो कंडीशन कंट्री कंडीशन होगी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा वो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा और उसके जो सिटीजन्स हैं उनको हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे किस तरह का जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मतलब सोशली जस्टिफाई किया जाएगा इकोनॉमिक भी जस्टिफाई किया जाएगा और पॉलिटिकली जस्टिफाई किया जाएगा लिबर्टी रहेगी यहाँ के सिटीजन्स को थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप की इक्वलिटी होगी सिटीजन्स के बीच में स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की और प्रमोट किया जा रहा होगा फर्टिनिटी को और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और विद द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साथ आगे बढ़ते हैं preamble why we adopt the preamble की जरूरत क्यों होती है preamble of any bill is an initial introduction to the which explain the purpose rules regulations and philosophy of the document a preamble gives a brief introduction to document stating the principles and core values of the document. It shows the source of authority of the document. जो preamble है वो essentially introductory होता है एक बिल का या किसी एक्ट का उसके पर्पस उसकी रूल रेगुलेशन उसकी फिलॉसफी उस डॉक्यूमेंट की क्या है या उस एक्ट की या उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है किस चीज को वो अडॉप्ट कर चलना चाहता है किस चीज को लेकर के आगे गवर्निंग करना चाहता है वो सारा आपका प्रेम्बल डिफाइन करता है और प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन देता है उस डॉक्यूमेंट का कि उसमें बेसिक कोर वैल्यूज किस कैसी रहेंगी उसके क्या सिद्धांत रहेंगे क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे और प्रेम्बल ही बताएगा उस डॉक्यूमेंट का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है ठीक है द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द रूल्स एंड द रेगुलेशन टू गाइड द पीपल ऑफ द कंट्री It explains the motivation and the motto of the citizen. The preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement of the guiding aim and principle of the framers of the Constitution. It indicates the source from which the document derives its authority, that is the people of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल की अगर हम बात करते हैं तो वो एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है वो बताता है प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं उसके सोर्स को कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन रहेगा जिससे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रेम्बल को अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ड्स जो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया इट इज शोज दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग भारत का संविधान जो है उसके मुख्य स्रोत है
The preamble of the Constitution is mainly based on the objective resolution. फर्स्ट टाइम प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से आई थी. द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. He introduced his objective resolution on December 13, 1946. Later, it was accepted by the Constitution Assembly on the January 22, 1947. इसको फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन उस समय पर इसको एक्सेप्टेड नहीं किया गया. एट लास्ट इसको एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947. The drafting committee observed that the preamble should be confined to defining the important features of new state and its socio-political objectives, and other important matters should be further refined in the constitution. The committee changed the motto from sovereign independent republic to sovereign democratic republic. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मोटो है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स. तो सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के स्थान पर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में. द preamble can also be called the soul of the constitution as it has everything about the constitution. It was adopted on 26 November 1949 and it was started from 26 January 1950, also known as the Republic Day. Basic components of the preamble: sovereign, socialist, secular. Sovereign मतलब संप्रभु, socialist समाजवाद या समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक and republic. The preamble shows that the people of India are the source of authority. It means power lies with the citizen to elect their representative. सिटीजन ऑफ इंडिया को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की पूरी पावर है. जैसे हम पढ़ते हैं, preamble shows that people of India source of authority. It means ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की पावर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है. दे ऑल्सो हैव द राइट टू क्रिटिसाइज देयर रिप्रेजेंटेटिव. It comprised the date of its adoption, which is November 26, 1949. It states the objective of the Constitution of India, which are justice, liberty, equality, and fraternity, to maintain the integrity and the unity of the nation as well as the citizen. Sovereign. The term sovereign, which is proclaimed by the preamble, means that India has its own independent authority and it is not a dominant of any other external power. In the country, the legislature has power to make laws which is subjected to certain limitations. Sovereign means ऐसा नेशन जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाने का पावर केवल उस नेशन को होता है. किसी एक्सटर्नल नेशन या किसी एक्सटर्नल देश से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी पॉलिसी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है. ऐसे कंट्री को हम सॉवरेन कंट्री बोलते हैं. तो भारत की जो इंटरनल है या एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं उसको वो अपने आप फ्रेम करता है, अपने आप उसका जो लेजिस्लेचर है उसको क्रिएट करता है. तो इस मामले में वी द सॉवरेन स्टेट. Socialist. The term socialist was added in the preamble by 42nd Amendment 1976. सोशलिस्ट टर्म जो है वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ली गई है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस था अचीव करना था समाजवाद को, जो बेसिकली डेमोक्रेटिक मीन्स के साथ में हो. इट इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म
that holds faith in the mixed economy. हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करने वाले व्यक्ति थे। हमने पूंजीवाद को अपना आधार नहीं बनाया। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके इसको हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए। We both private and public sector coexist side by side. The term secular was incorporated in the preamble by the 42nd Amendment. 42nd Amendment के द्वारा ही सेकुलर टर्म मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जिसका मतलब होता है कि राज्य मतलब भारत प्रत्येक धर्म को सम्मान देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा और सपोर्ट करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। बेसिकली सेकुलर टर्म का जो मतलब होता है पंथ निरपेक्षता, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन भारत ने इसका नेगेटिव अर्थ ना लेते हुए इसको कहा है कि भारत भारत जो है सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। उसके लिए कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होगा, कोई पंथ बड़ा या छोटा नहीं होगा। Democratic means the implies the Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election. Republic Republic indicates the head of the state is elected by the people directly or indirectly. In the India, the president is the head of the state and he is the elected indirectly by the people. हमारे जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम प्रत्येक सीधे तौर पर जो मतदाता होता है वो अपना मत प्रदान करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो विजयी होता है उसको एमपी या एमएलए चुना जाता है। उनके माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसका इलेक्शन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं भारत का जो राष्ट्रपति है उसका सीधे तौर पर इलेक्शन ना हो करके इनडायरेक्टली जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उसको चुनते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द preamble, वी द पीपल इज इंडिया, is signify that power is ultimately vested in the hands of the people of India. फर्स्ट वर्ड जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया इज, वो बताता है कि जो भारत के लोग हैं सारी शक्ति भारत के नागरिकों में ही है। So far, the preamble has been amended only once in 1976 by the 46th Amendment, which is inserted words socialism, secularism, and integrity. Why we need the preamble? हमें preamble की आवश्यकता क्यों होती है, या किसी भी एक्ट को एक उद्देशिका की, एक प्रस्तावना की जरूरत क्यों होती है? The preamble does not grant any power, but it is give a direction. जो preamble है, जो प्रस्तावना है, वो पावर प्रदान नहीं करती है, वो एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश देती है। द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस एक्ट का या उस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, वो डायरेक्शन जो होता है वो preamble से मिलता है। इट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आउटलाइन होता है। द preamble कंटेन द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स हैं, जो उसके बेसिक आधारभूत जरूरतें हैं, उसका आधार प्रदान करती है। द preamble टू एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। preamble जो है उस किसी एक्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव सेट करती है, एक गोल सेट करती है, एक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसका कि किस माध्यम से हमारी लेजिस्लेचर, हमारी संसद उसको अचीव करेगी। तो बेसिकली प्रेम्बल एक गाइडलाइन देती है, एक दिशा निर्देश देती है कि हमारे यहाँ सरकार किस प्रकार से चलेगी, हमारे यहाँ सरकार का ढंग किस प्रकार का होगा, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा,
एक पार्टी सिस्टम होगा या ड्यूअल पार्टी सिस्टम होगा, बहुत सारी पार्टियों का सिस्टम होगा, या एक सिंगल पार्टी या ड्यूअल पार्टी सिस्टम चलेगा। समाज में जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार होंगे, उनके आधारभूत अधिकार क्या होंगे, उनकी कर्तव्य, उनके ड्यूटीज क्या होंगी, वो सब जो डिसाइड करता है, वो सब जो निर्धारित करता है, वो एक प्रेम्बल निर्धारित करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो एक्ट है, वो किस प्रकार से गवर्न करेगा, किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस प्रकार से उसकी एप्लीकेशन होगी। बेसिकली प्रेम्बल के क्या पर्पस होता है? द प्रेम्बल सर्व द फॉलोइंग पर्पस। प्रेम्बल जो है इस तरह कुछ हमें पर्पस प्रोवाइड करती है। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, उसका रिसोर्स पर्सन कौन है। द preamble, the first word, we the people of India, is the source of the constitution। हम भारत के लोग भारत के संविधान के मुख्य स्रोत हैं। It contains the enacting clause which bring into in force the constitution, which make it an act of the people, for the people and by the people। ये शो करता है, ये लागू करता है कि जो एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता के लिए है। एक्ट द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब हम जो प्रजातंत्र है, जो जनतंत्र है, उसके आधार पर हमारा संविधान तैयार किया गया है, जनता के द्वारा, जनता के लिए। इट डिक्लेयर्स द राइट एंड फ्रीडम्स विच द पीपल ऑफ इंडिया इंटेंडेड। वो उद्घोषित करता है, वो डिक्लेयर करता है कि भारत के नागरिक की, जो भारतीय नागरिक है, उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या स्वतंत्रताएं हैं, एंड बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, भारत की सरकार किस तरह की होगी, पॉलिटी, उसकी राजनीति किस प्रकार की होगी। इट डिक्लेयर्स द राइट एंड फ्रीडम विच द पीपल ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स, एंड द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी विच वाज टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब केस लॉज पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेम्बल से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं हो सकते थे, इसलिए कुछ ही केसेस जो महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। प्रियम पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। In this case, Supreme Court delivered unanimous judgment declaring that the state cannot impose any reservation policy of minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges। प्रेम्बल के माध्यम से इस केस को इंटरप्रेट किया गया था। प्रेम्बल को ध्यान में रखते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कहा कि जो माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अनएडेड कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जिनको सरकारी सहायता नहीं मिलती है। अनएडेड कॉलेज मतलब ऐसे कॉलेजेस ना तो जो सरकारी हैं, इट मीन्स ना तो गवर्नमेंट है, और ना ही एडेड कॉलेज हैं जिनको सरकार से कोई सहायता मिलती है। ऐसे सभी कॉलेजेस में आप रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते हैं। राज्य जो है माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के प्राइवेट कॉलेजेस में, अनएडेड कॉलेजेस में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं कर सकते हैं। Next, this judgment was attempt to clear the previous judgment of the Supreme Court on the case of TM Pai Foundation versus State of Karnataka, Islamic Academy of the Education versus State of Karnataka. In this case, Supreme Court discussed some topics in this judgment related to minority on and non-minority unaided higher education institutions। फर्स्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण जिसको बोला जाता है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट नाइदर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन
or any quota or percentage of admission can be enforced by the state in any minority, non-minority, unaided educational institution. जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या कोटा है या परसेंटेज बेस्ड जो एडमिशन है, उनको राज्य किसी माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, अनएडेड कॉलेजेस पर लागू नहीं कर सकता है. द इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ दियर ऑन चॉइस. जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्री है, मुक्त है, आजाद है अपने यहाँ पर बच्चे का एडमिशन लेने के लिए, स्टूडेंट का एडमिशन लेने के लिए अपनी पसंद से कि वो किस स्टूडेंट को अपने यहाँ एडमिशन देगा और किसको नहीं देगा. इंक्लूडिंग स्टूडेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज. जरूरी नहीं है कि वो अदर कम्युनिटी को एडमिशन दे या ना दे. एंड ऑल्सो स्टूडेंट सो of the same community from different state in any manner the state wants, the institution wants. इंस्टीट्यूशन जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को चाहता है, वो माइनॉरिटी का है, नॉन माइनॉरिटी का है, स्टेट का है, अदर स्टेट का है, वो उसकी ऑन चॉइस है, उसकी अपनी स्वयं की इच्छा है किसको वो अपने यहाँ एडमिशन देगा और किसको अपने यहाँ एडमिशन नहीं देगा. कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन केवल एक ही है, वो नॉन एडेड प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए. Admission policy. Supreme Court state that the minority unaided education institution can enjoy total freedom until their undergraduate education. जो माइनॉरिटी अनएडेड कॉलेजेस हैं वो अपनी टोटल फ्रीडम का प्रयोग कर सकते हैं, बट देयर वुड बी डिफरेंट प्रोविजंस टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पर टर्म एंड कंडीशंस बदल जाएंगी. एंड ऑल्सो फॉर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. इन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन must be transparent and merit based. In this case, Supreme Court declared that in minority educational institutions, transparency and merit of the institute must be assured. जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपनी मेरिट सिस्टम को एश्योर करेंगे. द स्टेट इज अलाउड टू कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू प्रोवाइड fair and merit-based admission and removing the wrong administration. स्टेट को यहाँ थोड़ी सी आज्ञा प्रदान की गई है कि वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को प्रोवाइड करा सकता है जिससे फेयर और मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सके और रिमूविंग ऑफ रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को हटाया जा सके. इसके लिए एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है. इसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कह सकता है. फीस स्ट्रक्चर. Supreme Court state that a reasonable fee structure is very important component in the administration of the institution. It means that every institution is free to make its own fee structure, but they cannot abuse profit from the student and they cannot charge capitation fee in any form. Regulation and control by the state. ऐसे कौन से रेगुलेशंस होंगे, ऐसा कैसा कंट्रोल होगा जो स्टेट किसी माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी अनएडेड कॉलेज पर कर सकता है. द जजमेंट ऑफ द केस एस्टैब्लिश सम राइट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेट स्टूडेंट्स टू सेट अप ए रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, constitute a governing body, appoint staff, both staff non-teaching or teaching, and take action against problems. स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशन से इंश्योर करवा सकता है कि एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स की पॉलिसी किस तरह की है, रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के लिए बोल सकता है, एक गवर्निंग बॉडी जो इंस्टीट्यूशन को रन कराएगी उसके बारे में बोल सकता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ का क्या मैनर है, किस योजना के अंतर्गत या किस प्रकार से आप अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, करते हैं, इसके बारे में कह सकता है. ठीक है. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बोल सकता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान का क्या मेन उद्देश्य है प्रेम्बल को लेकर आने का. The main objective of Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation
पूरे राष्ट्र में हार्मनी, सामंजस्य स्थापित हो। एज वी नो, the constitution is the supreme law and it helps to maintain integrity in the society and to promote unity among the citizens to build a great nation। राष्ट्र के एक निर्माण के लिए, एक अच्छे नव राष्ट्र के निर्माण के लिए सोसाइटी में इंटीग्रिटी और नागरिकों में भाईचारा होना बहुत जरूरी है। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी विधि लाने का है जो मेंटेन कर सके सोसाइटी में इंटीग्रिटी को, जो प्रमोट कर सके यूनिटी को भारत के नागरिकों में। द फैक्टर विच हेल्प अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको फुलफिल कर रहे होते हैं? जस्टिस, थ्री टाइप का जस्टिस है जो हम प्रेम्बल में पहले भी पढ़ चुके हैं, सोशली, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिली हुई है। लिबर्टी है, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन की। और फर्टर्निटी। अब सवाल आता है फर्स्ट, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इज द प्रेम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? क्या प्रेम्बल संविधान का भाग है या नहीं है? बेसिकली दो केस लॉज इसमें हमारे सामने आते हैं, जिसमें एक में कहा गया है प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा केस है जिसमें कहा गया है प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जिस केस में कहा गया प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, केवल संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। ठीक है। दिस इज ए वेरी controversial topic as there have been many discussion about the preamble being part of the constitution or not. The question can only by answered by the reading two cases. First, Beruwari case. Beruwari case was used as a reference under Article 143 subclause 1 of the Constitution, which was on the implementation of Indo-Pak Agreement related to Peruvari Union, and in exchange the enclaves which were decided for the consideration by the bench consisting the 8 judges। पहली बार ये बात सामने आई जब एक्सचेंज इनक्लेव्स का मामला आया, बेरवारी यूनियन की एक्सचेंज इनक्लेव का। भारत और पाकिस्तान ने कुछ एक्सचेंज इनक्लेव्स थी जिनको एक्सचेंज किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की बेंच बैठी और जिसने कहा, इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। प्रेम्बल जो है वो कुंजी है, की है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की, बट इट कैन नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। उनके भी उनको मानने का ये कारण था कि स्टार्टिंग जब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मीटिंग हुई, उसके इंट्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, लेकिन उस समय पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसको एट लास्ट 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया गया है। सेकंड केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद इन दिस केस क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ये केस अपने आप में एक हिस्ट्री रहा है, क्योंकि पहली बार भारत के संविधान में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बेंच बैठी थी एक रिट पिटिशन को देखने के लिए। इन दिस केस created history as for the first time a bench of 13 judges was assembled to hear a writ petition. The court held that the preamble of the constitution will now be considered as the part of the constitution। जो preamble of the constitution है as a part of the constitution consider की जाएगी। The preamble is not supreme power,
or source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of the statute and provision of the constitution. preamble सुप्रीम पावर नहीं है, सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं या इंस्टीट्यूट के जो प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रिटेशन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. So it can be concluded that preamble is the part of the constitution, the introductory part of the constitution. इसलिए इसको संविधान का भाग माना जाएगा और संविधान के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा. In the case of A.K. Gopalan versus the state of Madras, it was contained that the preamble to our constitution, which seeks to give India a democratic constitution, should be guiding start in its interpretation. And hence, any law made under Article 21 should be void as void if it offend and principles of the natural justice, for the otherwise their so-called fundamental rights to life and personal liberty would have no protection. इस केस में कहा गया कि आर्टिकल 21 का जो वॉयलेशन कर रहा होगा या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो वॉयलेशन कर रहा होगा कोई भी एक्ट, वो इंटरप्रिटेशन में अगर उसका वॉयलेशन हुआ है तो null and void होना चाहिए. In state of Rajasthan versus Basantanatha, it was held that preamble with an ordinary institute is to have restored only when the language is itself capable of more than one meaning and not when something is not capable of being given a precis meaning as in case of public policy. अब सवाल आता है क्या preamble में संशोधन किया जा सकता है? प्रेम्बल कैन अमेंडेड, क्या प्रेम्बल को संशोधित किया जा सकता है? तो जैसे लास्ट केस हम डिस्कस किया केशवानंद भारती, जिसमें कहा गया प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट, तो जो संविधान का भाग है तो संविधान के किसी भी भाग में पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर है. अगर प्रेम्बल संविधान का भाग माना जाता है तो प्रेम्बल में भी संविधान संशोधन किया जा सकता है. After the judgment of the Keswanand Bharati case, it was accepted that the preamble is the part of the constitution. So, as the part of the constitution, it can amended by Article 368 of the constitution, but the basic structure of the preamble cannot amend it. हाँ, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता. प्रेम्बल का जो आधारभूत ढांचा है उसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रेम्बल. क्योंकि संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो ढांचा है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो भी प्रेम्बल के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो आधारभूत तथ्य हैं प्रेम्बल के, उन पर ही आधारित है. इस कारण से प्रेम्बल के भी आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. एज ऑफ नाउ द प्रेम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976. इस तरह से केवल एक ही बार 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है. 42nd Amendment 1976 was the first act ever to amend the preamble of the Constitution. On December 18th, 1976, socialist secular integrity were added to the preamble to protect economy, justice, and elementary discrimination whatsoever. Through this amendment, socialist secular were added between sovereign and democratic, and unity of the nation was changed to the unity and integrity of the nation. संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए थे, प्रेम्बल में कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे सेकुलर और सोशलिस्ट, जिनको
सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में रखा गया, और यूनिटी ऑफ नेशन को जो चेंज किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साथ चेंज किया गया, इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेम्बल में कौन कौन से इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। द प्रेम्बल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In the Birubari Union case, the Supreme Court held that the preamble is not the part of the Constitution. Rather, it was considered as the guiding principle for the provision of the Constitution. बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। किसके लिए? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में जहां कहीं भी कोई समस्या आएगी उसके इंटरप्रिटेशन में, तो हम प्रेम्बल की सहायता से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन द केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स प्रीवियस डिसीजन। केशवानंद भारती में पहले जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको बदल दिया गया और एक्सेप्ट किया गया प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का भाग है प्रस्तावना, और उसको संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। इन द LIC केस ऑफ इंडिया, LIC ऑफ द इंडिया केस, द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड विद इट्स जजमेंट ऑन declaring preamble as the part of the constitution. So in the end, the preamble of the constitution is considered a beautiful preface to the document, as it contained all the basic information like the objective and the philosophy of the constitution। जो preamble है वो बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ आधारभूत जानकारियां दे रही है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके संविधान का उद्देश्य और उसकी फिलॉसफी, उसका सार क्या है। एट लास्ट कंक्लूजन, in conclusion, it will not be wrong to say that the preamble is integral part of the constitution। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो preamble है वो संविधान का एक भाग है, because it contains the spirit and ideology of the constitution। यह संविधान की आत्मा है, उसका आदर्श है। The preamble highlights the fundamental values and guiding principle of the constitution। जो प्रेम्बल है वो फंडामेंटल वैल्यूज, जो आधारभूत जो मूल्य हैं व्यक्ति के, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, उन सब की हाईलाइट है आपकी प्रेम्बल। द प्रेम्बल डिक्लेयर्स दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, but the commencement date of the constitution was decided to 26 January 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एनेक्ट किया गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर से ही लागू कर दिए गए थे। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को जो इम्प्लीमेंट किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।